हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी आज हम देखने वाले हैं फूड टर्मिनोलॉजी पर। मतलब कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे फूड में इस्तेमाल किया जाता है। तो और यहाँ से क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसे हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे रोज़ शाम को आपको 9 बजे आपको वहाँ पे क्विज़ मिलती है। तो वहाँ से आप क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मज़बूत बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इन फूड टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको पता है हमने टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया था, उसी तरह से हमारे फूड टर्मिनोलॉजी भी हैं, जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक? तो सबसे पहले हम इसमें और कुछ पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि टाइप ऑफ फूड। सबसे पहले तो हमें फूड के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए कि फूड के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला फूड आपका आ जाता है, वो आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन फूड। मतलब कि जिसे हम बोलते हैं स्थानापन्न फूड बोलते हैं, स्थानापन्न भोजन बोलते हैं। अब ये होता क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन फूड होता क्या है? ये भी तो जानना है हमें। तो जब किसी भोज्य पदार्थ को आंशिक या पूर्ण रूप से बदलकर दूसरे रूप में भोजन की तरह ग्रहण किया जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं स्थानापन्न या फिर सब्स्टिट्यूशन फूड बोलते हैं। लेकिन जो हम ये फूड को चेंज कर रहे हैं ना, इसमें इसका शर्त ये है कि इसमें किसी भी पौष्टिक तत्व की हानि नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जैसे आपको पता है, अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है, मतलब जो खाद्य पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं आपके पास टमाटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? टोमेटो सॉस का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे दूध से दही, मट्ठा इत्यादि बनाए जाते हैं। आप अगर दूध नहीं है तो दूध की जगह आप सोयाबीन के दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि आपको उस भोज्य पदार्थ को, एक भोज्य पदार्थ के स्थान पर आप दूसरा भोज्य पदार्थ ले सकते हैं, उसी का परिवर्तित रूप ले सकते हैं आप। तो वो क्या होता है, वो आपका सब्स्टिट्यूशन फूड होता है, लेकिन उसमें आपके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होने चाहिए, शर्त ये भी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फूड ले लेंगे, उसमें चाहे पौष्टिक तत्व हैं या फिर नहीं हैं, तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन फूड नहीं होगा। जब आप भोजन को ग्रहण करें, तो उसमें सारे खाद्य पदार्थ होने चाहिए। और किसी भोज्य पदार्थ में, मतलब चाहे आप उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दें या फिर आप उसे आंशिक रूप से ही परिवर्तित करें, वो आपका होता है सब्स्टिट्यूशन फूड। ठीक? पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा सब्स्टिट्यूशन फूड क्या होता है। अब दूसरा आ जाता है आपका, यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छी मात्रा में बनते हैं, तो चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा और हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने करेंगे संडे को। जब किसी भोज्य पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे भोज्य पदार्थ का प्रयोग करना। मतलब कि जैसे जब आप खाना खा रहे हैं ना, मतलब जो भोजन ले रहे हैं, उस भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, और जब इन्हीं पोषक तत्वों को आप मिला देते हैं इसमें, तब भोजन ग्रहण करते हैं, तो वही आपका सप्लीमेंटेशन फूड होता है। ठीक? अर्थात खाने के बाद भी जब न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं होती है, तो उसे हम कौन-सा भोजन देते हैं? तो उसे हम सप्लीमेंट्री फूड देते हैं। इसमें माइक्रो का मतलब जो आपके सूक्ष्म मिनरल होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं, इनका ध्यान रखा जाता है, इनकी मात्रा को बढ़ा दी जाती है। जैसे कैल्शियम बढ़ा दिया गया, मतलब मिनरल में आपका कैल्शियम आ जा रहा है। जैसे किसी भोजन में अगर कैल्शियम की कमी है, तो आप उसमें अलग से कैल्शियम मिला दीजिए और उस भोजन को दे दीजिए। तो वो आपका क्या होगा,
वही आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री फूड हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है? तो जब आपके भोज्य पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है और उन पोषक तत्वों को मिलाकर पूरा किया जाता है, तो वही आपका होता है सप्लीमेंट्री फूड होता है, ठीक? पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा सब्स्टिट्यूशन फूड देखा, दूसरा हमने देखा सप्लीमेंटेशन फूड देखा, ठीक? ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो फूड है वो है आपका फोर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब ये फोर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो किसी एक पदार्थ में जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, उसे अन्य किसी माध्यम से उसमें डालकर उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें किसी पदार्थ में जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो किसी अन्य माध्यम से उसमें डालकर उस न्यूट्रिशन को डालकर पूरा किया जाता है उस कमी को, तो वही आपका कहलाता है फोर्टिफिकेशन। ये प्रोसेस होता है। तो आपको समझ में आया फोर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो जो आप न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं ना, वही आपका होता है फोर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। जैसे दूध में विटामिन डी, विटामिन ए आदि मिला दिया जाए या फिर चावल में थायमीन मिला दिया जाए। आपको पता है कि चावल में थायमीन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जब उसका आप पॉलिश वगैरह करवाते हैं, तो पॉलिश वगैरह करवाने में उसके जो थायमीन होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर इनकी कमी को पूरा किया जा रहा है, इनको भोज्य पदार्थों में मिलाया जा रहा है, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? ये प्रोसेस आपका होता है फोर्टिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक? 3 पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है आपका इनरिचमेंट फूड। इनरिचमेंट फूड क्या होता है? तो इसमें खाद्य पदार्थ में पौष्टिक तत्व मौजूद होता है, परंतु प्रक्रिया करते समय वे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए पदार्थ को सारे पौष्टिक तत्व वापस डालना ही इनरिचमेंट प्रोसेस होता है। तो क्या होता है? पौष्टिक तत्व तो है उस खाद्य पदार्थ में, जो खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व तो हैं, लेकिन जब हम उन पे प्रक्रिया करते हैं ना, तो वो पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जो ये नष्ट हुए होते हैं, इनको वापस पौष्टिक तत्व वापस डाल देना उसमें, यही होता है आपका इनरिचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक? जैसे आटे में विटामिन एंड मिनरल डाल देना। जैसे आपका जो आटा है, आटे को जब आप ऐसे तो गेहूँ खा नहीं लेते हैं। आपने देखा है आटे को कैसे पिसाई होती है। जब आटे को पीसा जाता है तो उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि मैदा जो होता है, इसमें इसमें तो जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं, सर्वाधिक पौष्टिक तत्व मैदे में नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इतना ज़्यादा मशीन में पीसा जाता है। देखिए आप जो जैसे जब आप दलिया खाते हैं, गेहूँ का ही होता है दलिया, सूजी भी गेहूँ की होती है, आटा भी गेहूँ का होता है और मैदा भी गेहूँ का ही होता है। तो जो मैदा होता है, इसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके दलिया में। तो जब हम जो हमारे पौष्टिक तत्व नष्ट हुए होते हैं, इनको जब हम वापस अपने खाद्य पदार्थ में डाल देते हैं, तो यही आपका होता है इनरिचमेंट प्रोसेस कहलाता है, ठीक? तो आपको इनरिचमेंट प्रोसेस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है फूड एडिटिव। फूड एडिटिव क्या है? तो इसकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है या थोड़ी बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, स्टोरेज प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फूड एडिटिव क्या होते हैं? फूड एडिटिव वो होते हैं जिनको हम अपने भोजन में फ्लेवर के लिए, कलर के लिए, टेक्सचर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, वो आपके होते हैं एडिटिव फूड होते हैं। इनकी अपनी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो फूड एडिटिव होते हैं उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी होती है, तो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो होती ही नहीं है, ठीक? या जो होती भी है तो वो बहुत थोड़ी मात्रा में, मतलब कह सकते हैं ना के बराबर ही होती है, ठीक?
तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है फूड एडिटिव। आपका ये यहाँ से इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब ये तो हमने देख लिया कि फूड के टाइप, किस प्रकार के फूड होते हैं, कौन-कौन सी प्रोसेस होती है। अब हमें समझना है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करना है। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये हर बुक में नहीं मिलेंगे। इसीलिए चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, या मैं ये बोलूँ कि आप इसे रट्टा मार जाइएगा क्योंकि ये आपको याद होना ज़रूरी है। रट्टा मारने का मतलब क्या है? आप 1 बार, 2 बार, 4 बार इसे देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो इसे याद करना आपके लिए ज़रूरी है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो, और जो कल हम पढ़ेंगे वो आपको बुक में आसानी से नहीं मिलेगा। जो अभी आप जो मैंने बुक बताए उसमें से ये बहुत पुरानी बुक का है। आप जब काफ़ी पुरानी बुक देखेंगे वहाँ पर मिलेगी आपको, या फिर जो एकदम नई बुक होगी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो अगर आप चीज़ों को नोट कर लेंगे तो परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर चीज़ें आपकी यहाँ पर मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, तो उनको नोट कीजिए, उनकी कद्र कीजिए। नहीं तो ऐसे खोजते रह जाएँगे, मिलने वाली नहीं हैं ये सारी चीज़ें आपको, ठीक? तो नोट ज़रूर कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं फूड कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या होता है? सबसे पहले हम पायसम की चर्चा करते हैं। मैंने जो थंबनेल लगाया है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लगाई हैं। लेकिन सारी चीज़ें तो मैं नहीं लगा सकती। अब यहाँ पर भी हर एक इमेज लगाना पॉसिबल नहीं है। मैं कितने इमेज लगाऊँगी? तो यहाँ पर जो भी आपको शब्द मिल रहे हैं, उनको आप अगर गूगल पे जाकर देखेंगे, तो आपको इसके बारे में भी मिल जाएगा और चीज़ें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पायसम के बारे में। पायसम क्या होता है? जब भी दूध में कोई भी जब भी दूध में कोई भी दाल मिलाकर पकाते हैं तो उसे हम पायसम बोलते हैं। मतलब कि कोई भी दाल हो गया, चाहे वो अरहर की दाल हो गई, चाहे वो मूँग की दाल हो गई, चाहे वो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो हम हलवा बनाते हैं ना, हम क्या बनाते हैं? सूजी का हलवा बनाते हैं, तो उसको हम हलवा बोलते हैं। लेकिन जब हम दाल का, जैसे मूँग का दाल हो गया, मूँग का हलवा बनता है, तो जो वो मूँग का हलवा बनता है ना, उसी को हम पायसम बोलते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि दूध का हलवा, ओह सॉरी, मूँग का हलवा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब दूध में किसी भी दाल को मिलाकर पकाते हैं, तो वो आपका पायसम कहलाता है। और यहाँ पर मैं आपको याद रखने के लिए ये बता रही हूँ कि जैसे हलवे में भी दूध पड़ता है, और जो ये आपका दाल है, अब दाल को खड़ी तो उबालेंगे नहीं, इसको भी जैसे हम सूजी हमारी छोटी-छोटी होती है, वैसे ही हम दाल को छोटा-छोटा बिल्कुल कर लेते हैं, और ये मानिए कि ये आपका दाल का हलवा होता है। तो जो आपका दाल का हलवा बनाते हैं ना, वही आपका होता है पायसम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पायसम क्या होता है, ठीक? अगला है आपका नॉकबैक। नॉकबैक क्या होता है? ये भी जानना ज़रूरी है। तो ईस्ट की सहायता से ख़मीर उठाना और आटे के रूप में मार लगाना। अब मैं ऐसे आपको कैसे समझाऊँ? जैसे ये ईस्ट की सहायता से ख़मीर उठाना, मतलब जब चीज़ों को आप फूलने के लिए रख देते हैं ना, तो वही आपका हो जाता है ख़मीर उठाना। आटे में मार लगाने का मतलब कि जब आप उसको गूँथ कर रख देते हैं, वो आपका होता है मार लगाना। जैसे भटूरा तैयार करना, जब आपको भटूरा बनाना होता है तो क्या करते हैं? क्या आप तुरंत लोई बनाते हैं और तुरंत जो है भटूरा बना लेते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, उसको पहले थोड़ी देर फूलने के लिए रख देते हैं। तो जो हम उसे, वही आपका जो फूलने के लिए रखते हैं ना, वो ईस्ट उठाते हैं, उसको ईस्ट की सहायता से ख़मीर उठाना, तो वही जब हल्का फूल जाता है, और उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, आप यहाँ इसलिए मैंने उदाहरण रखा है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि भटूरा तैयार करना, जब आप भटूरे को बनाने के लिए किस तरह से आप आटे को तैयार करते हैं। तो जो आप उसको गूँथ के रखते हैं फूलने के लिए, तो वो फूलता है। उसको मार लगाकर, मतलब कि उसमें हल्का पानी डालकर आप गूँथते हैं, तो वही प्रोसेस आपका क्या क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है नॉक बैक कहलाता है, ठीक?
अगला पॉइंट है आपका फ्लैग। अब फ्लैग क्या होता है? तो फ्लैग होता है काँटे की मदद से खाद्य पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मतलब जब आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काँटे की मदद से भोज्य पदार्थ को काट रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका फ्लैग कहलाता है, ठीक? तो ये तीनों आपका क्लियर हो चुका होगा, पायसम, नॉकबैक, फ्लैग, ठीक? अगला पॉइंट है आपका डस्ट। अब डस्ट का मतलब क्या होता है? हम तो ये जानते हैं कि डस्ट क्या होता है? धूल होता है। तो भोज्य पदार्थ में हम धूल डालते हैं क्या? नहीं। तो क्या समझना है यहाँ? हल्की मात्रा में खाद्य उत्पाद पर आटे, चीनी या गरी का बुरादा छिड़कना। मतलब आपको पता है कि डस्ट जो होती है कैसी होती है? हल्की दरबरी सी होती है, जहाँ पर पड़ी रहती है ऐसे ऊपर-ऊपर से जमी रहती है। तो जब आप अपने भोज्य पदार्थ पर चीनी का या आटे का या गरी के बुरादे का जो छिड़काव करते हैं, वो होता है आपका डस्ट। आपने देखा होगा अगर आप कभी गुलाब जामुन बनाते हैं, घर पर ही बनाइए या फिर बाहर से लेकर आइए, तो वो जो गुलाब जामुन होता है ना, गुलाब जामुन ऐसे है आपका, तो उस पर ऐसे गरी का बुरादा हो गया, उस पे डाल देते हैं या फिर आपने देखा होगा बिल्कुल बारीक सा काजू बादाम करके डाल देते हैं। तो वही जो आप खाद्य पदार्थ पर ऊपर से छिड़काव करते हैं ना, तो वही आपका होता है डस्ट कहलाता है। अब यहाँ डस्ट का मतलब हम धूल उठा के तो डालेंगे नहीं, तो बस आप उससे अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं ना, बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको मैंने बताया है। आपने देखा होगा गुलाब जामुन पर, तो उसपे हम हल्का गरी का बुरादा छिड़क देते हैं या फिर बहुत बारीक सा काजू बादाम इसको घिस करके बिल्कुल छोटा-सा करके हम उसपे छिड़काव कर देते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है डस्ट कहलाता है, ठीक? या फिर चीनी का या आपने देखा होगा कैसे ये मान लेते हैं जो बाज़ार में कई प्रकार की बिस्किट आती हैं तो उसपे ऊपर से चीनी गिरी रहती है मतलब उसपे बिखेरा रहता है, छिड़का रहता है या फिर देखा होगा आपने जीरा लगाया रहता है ऊपर से ही, तो यही आपका डस्ट कहलाता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका चॉपिंग। अब ये चॉपिंग क्या है? तो चॉपिंग का मतलब है कि खाद्य पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़े में काटना। आपको कुछ किचन टर्म भी कटिंग टर्म भी पढ़ने थे, तो हम उसको अलग से ना पढ़कर यहीं पर देखेंगे। अब ये आपका क्या है? ये आपका कटिंग टर्म है। कटिंग टर्म मतलब चॉप। चॉप करना मतलब कि चाकू की सहायता से खाद्य पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़ों में जब आप करते हैं, तो वो आपका कहलाता है चॉप करना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब क्या हो जाता है? चॉपिंग का मतलब हो जाता है खाद्य पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़े में काटना। यही आपका हो जाता है चॉपिंग करके। आपने सुना होगा कि कहते हैं नहीं प्याज को चॉप कर दीजिए। हम जब तड़का लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें प्याज को चॉप करके ही तो डालते हैं या फिर आप म नूडल ले लीजिए जब आप नूडल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? शिमला मिर्च हो गया, हरी मिर्च हो गई बोड़ा हो गया और क्या बोलते हैं उसको गाजर हो गया। हम इसको क्या करते हैं? बिल्कुल छोटा-छोटा बारीक-बारीक सा काटते हैं ना, तो वही जो बारीक-बारीक सा काटते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में वही आपका होता है चॉप करना। तो आप यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे? एक तो आप यहाँ ये देख रहे हैं, आप इसे अपने किसमें कटिंग टर्म में भी ध्यान रखेंगे कि ये आपका क्या है? ये कटिंग टर्म है, ठीक? आपसे पूछा भी गया है चॉप का मतलब क्या होता है? तो आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको अलग से कटिंग टर्म नहीं करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि आप जो आज क्लास लेंगे और जो कल क्लास लेंगे, ये दोनों में हम मिलाकर यहाँ जो कटिंग टर्म है आपके उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक? तो अगला है आपका बीट। बीट का मतलब क्या होता है? तो एक ही दिशा में धीरे-धीरे खाद्य पदार्थ को मिलाना आपका बीट कहलाता है। जैसे पकौड़ी का बेसन मिक्स करना। पकौड़ी का बेसन मिक्स करना क्या होता है? एक ही दिशा में धीरे-धीरे खाद्य पदार्थ को मिलाना। हम पकौड़ी का बेसन तो तैयार करते हैं, लेकिन उसको कैसे? तो हम उसको हाथ से ऐसे ही धीरे-धीरे मतलब कोई हमारे पास जो बर्तन होता है उसमें रख के और जो मिलाने वाला होता है, तो उसको हम मिलाते हैं या फिर हाथ से ही मिला लेते हैं। तो जब चीज़ों को आप एक ही दिशा में खाद्य पदार्थ को एक ही दिशा में धीरे-धीरे मिलाते हैं, तो वही आपका कहलाता है बीट कहलाता है, ठीक?
अब आप चाहे ये पकौड़ी का बेसन ले लीजिए या फिर आप अगर घर पे ढोकला बनाते हैं तो उसका भी यही प्रोसेस होता है, केक बनाते हैं उसका भी यही प्रोसेस होता है। मतलब आप जब कोई अब यहाँ बेसन से बता रही हूँ मैं, केक का मतलब बता रही हूँ, तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि बीट का मतलब मैं क्या बता रही हूँ। तो जब आप खाद्य पदार्थों को धीरे-धीरे मिलाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका डॉट। ये डॉट क्या होता है? डॉट क्या होता है? तो थोड़ी-सी मात्रा में मक्खन, क्रीम, चीज़ आदि को बर्तन की तली में लगाना ताकि खाद्य पदार्थ बर्तन में ना चिपके। आपने देखा होगा जब आप हलवा बनाते हैं तो क्या करते हैं? देखिए हलवा से मुझे याद आया कि जब जो हमने अभी डस्ट पढ़ा था ना, तो जब आप हलवा बनाते हैं और यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझिएगा, डस्ट को और डॉट को भी, दोनों भी आपका एक ही उदाहरण में आ रहा है। तो जैसे ये आपकी थाली होती है, तो थाली में आप क्या करते हैं, जो हलवा होता है उसको बनाते हैं, उसके बाद इसमें लगाने से पहले आप लेप लगाते हैं, किसका? चाहे आप मक्खन लगा लें, चाहे घी लगा लें या आप उसमें कोई भी क्रीम लगा देते हैं। क्रीम का मतलब ये जो फेस पे लगाते हैं वो नहीं, खाने वाला। तो जब आप उसमें क्रीम लगा देते हैं, मक्खन, घी या कुछ भी लगा देते हैं, तो क्या होता है, आपका हलवा चिपकता नहीं है थाली में। ये तो था डॉट का मतलब। जब आप हलवे को बिछा देते हैं, मतलब उसको फैला देते हैं, कट कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से आप गरी का बुरादा डालते हैं ना, तो वही जो आप गरी का बुरादा डालते हैं वो आपका हो जाता है डस्ट। तो डॉट और डस्ट दोनों का एक ही उदाहरण में आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका ब्रश। अब ब्रश क्या होता है? इसका हमारे भोजन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दूध, अंडा, चीनी और पानी को मिक्स करके पेस्ट्री तैयार करके पेस्ट्री जैसे वेग पदार्थों पर कोटिंग करना। क्या करते हैं आप? दूध हो गया, अंडा हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, इन सब को मिक्स करके क्या करते हैं? आप कोटिंग करते हैं। यही हो जाता है आपका ब्रश लगाना, ठीक? ब्रश। अगला है आपका कैंडिड। कैंडिड क्या होता है? नट्स एंड फ्रूट को चाशनी द्वारा कोट करना। किसको? नट्स और फ्रूट को। चाशनी शुगर सिरप, शुगर सिरप का मतलब क्या हो गया? चाशनी। तो चाशनी को इस चाशनी के द्वारा जो आपके नट हो गए और जो आपके फ्रूट हो गए, इनको क्या करना? इनको कोट करना। यही आपका होता है कैंडिड। अगला है आपका फ्रॉस्टिंग। अब ये क्या होता है? तो आपको पता है जो शुगर का पाग होता है, शुगर के पाग का प्रयोग करके जो केव होते हैं उनको कवर करना। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे तो मैं फिगर नहीं लगा पाई, आपको कैसे समझाऊँ? मैंने थंबनेल पे लगाया है, तो कुछ इस तरह का है, उसपे जो आप ये क्रीम की सजावट की जाती है ना, वही आपका होता है शुगर पाग। तो जो आप शुगर पाग से इसको कवर करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? फ्रॉस्टिंग कहलाता है, ठीक? अगला है आपका फिटर। अब ये फिटर क्या होता है? फिटर क्या होता है? तो बहुत कम मात्रा में निर्मित किया गया वेस्टर, बेसन का घोल। यहाँ से एक पॉइंट और समझेंगे आप, क्या? कि ये बेसन के घोल को आप बोलते क्या हैं? तो बेसन के घोल को हम बोलते हैं वेस्टर। वेस्टर क्या होता है? बेसन का घोल होता है। अब हम समझेंगे फिटर क्या है। फिटर क्या होता है? तो बहुत कम मात्रा में निर्मित किया गया वेस्टर, जिसको कि कभी-कभी मीट सब्जियों की क्रीस करके करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फीटर का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये समझेंगे जो मीट होते हैं उनको क्या करते हैं, ये बेसन से हल्का-सा लपेट के उसको रख देते हैं। तो वही आपका क्या होता है? फिटर होता है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझने हैं। क्या-क्या? पहला तो आपका हो जाता है फिटर। फिटर क्या है? सॉरी, वेस्टर क्या है? तो बेसन का घोल जो होता है उसी को हम बोलते हैं बेसन का जो घोल होता है उसी को हम बोलते हैं वेस्टर बोलते हैं। अब इसमें इसमें फिटर क्या है? तो बहुत कम मात्रा में निर्मित किया गया वेस्टर, जिसको कभी-कभी मीट सब्जी की क्रीस
करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जो मीट हो गया या फिर ये मान लीजिए जो लेग पीस होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उसको बेसन का घोल होता है, उसी में डुबोकर निकाल लेते हैं। तो जो बेसन का घोल होता है, वो हल्का-सा ये एक पतली परत बोल सकते हैं, एक पतली परत का लेयर हो जाता है, मतलब एक पतली-सी लेयर हो जाती है उसपे, वही आपका फिटर कहलाता है, ठीक? अब ये इमल्शन क्या है? इमल्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। जब हमने न्यूट्रिशन साइंस स्टार्ट किया था, तब हमने शायद से तीसरी चौथी क्लास में ही इमल्शन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने बताया था फैट और पानी का जो मिश्रण होता है, जिनको फेंट कर मिलाया जाता है, वही आपका इमल्शन कहलाता है। यहाँ पर इमल्शन क्या बताया जा रहा है कि तेल जैसे हल्के लिक्विड का एक जैसे भारी लिक्विड के साथ में मिलाकर फेंटना, यही आपका क्या होता है, इमल्शन होता है। इमल्शन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमने इसको पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जब आप तेल और पानी को फेंटते हैं, तो वही आपका इमल्शन होता है और आपसे ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या कि तेल जैसे हल्के लिक्विड का एक जैसे भारी लिक्विड के साथ फेंटना, या फिर अगर आपसे ये भी बोला जाता है कि पानी और तेल को फेंटना क्या होता है, तो वो आपका इमल्शन कहलाता है, ठीक? अगला है आपका बैटर। अब ये बैटर क्या होता है? बैटर पानी और आटे को मिलाना। जब आप पानी और आटे को मिलाते हैं, अब मिलाने का मतलब क्या, आप उसे अगर गूँथ देंगे, गूँथ कर जो आप लोई बना लेते हैं, उसको हम डो बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, बैटर। तो जैसे आपने बेसन का घोल बनाया था, उसी तरह से ये भी जब पानी और आटे को मिलाया जाता है, तो आपका वो बैटर तैयार होता है, ठीक? उम्मीद है मुझे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये हम ना अपने किचन में ये सारी चीज़ें हमेशा करते रहते हैं और चीज़ों का हम उपयोग भी करते रहते हैं। बस हमें ये नहीं पता होता है कि ये जो हम उपयोग कर रहे हैं, इसको बोलते क्या हैं? क्या आपने कभी जो है ये अंडे को और लिक्विड को मिलाया नहीं है? सॉरी, अंडे को और मतलब जो यहाँ पर अंडे नहीं खाते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो खाते होंगे। या फिर छोड़ दीजिए, क्या कभी आपने पकौड़ी नहीं बनाई है? क्या आपने कभी सब्जियों को छोटा-छोटा नहीं काटा है? क्या आपने हलवा नहीं बनाया है? क्या आपने हलवे पर छिड़काव नहीं किया है डस्ट का? किया है। हमने ये सारी प्रोसेस की है, ये सारी चीज़ें हम करते भी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इसको बोलते क्या हैं। तो बस यहाँ पे आज आपको समझ लेना है कि हम उसे बोलते क्या हैं। अगला है आपका मैरिनेट। मैरिनेट क्या है? तो दही, बेसन, मसाले को मिलाकर खाद्य वस्तु पर लपेटना। दही हो गया, बेसन हो गया, मसाले हो गए, इन सब को मिलाकर खाद्य वस्तु पर लपेटना। अब जैसे मैं बोलूँ तो आप अगर जो ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, अगर ब्रेड में आप आलू ना भरें, सिर्फ़ वो पकौड़े को, ब्रेड को बेसन में लपेट कर कैसे बनाते हैं हम? आलू बड़ा आप कैसे बनाते हैं? तो उसमें हम यहाँ पर भरने की बात नहीं कर रहे हैं, जो उसके ऊपर लपेटा जाता है। मतलब जैसे हमने आलू बड़ा बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो आलू को उबाल कर उसमें मसाले वग़ैरह बनाकर उसको तैयार कर लिया और छोटी-छोटी उसकी गोलियाँ बना ली। फिर हमने क्या किया, हमने बेसन का घोल बनाया था, बेसन में मसाले डाले थे, अगर किसी को दही डालना है तो दही डालता है, नहीं डालना है तो उसको इग्नोर करते हैं, ठीक? तो जो हम ये मसाले वाला बेसन, पानी वगैरह सब कुछ डालकर उसको तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें अपने आलू को डालते हैं, मतलब कि आलू के चारों तरफ उसका लेप लगाते हैं, बेसन का। बेसन को जो हमने मसाले वाला बनाया है, मसाले वाला बेसन, उसमें हम उसका लेप लगाते हैं, तो वही आपका क्या होता है, मैरिनेट होता है। ये आपसे पूछा भी गया है, ज़्यादातर नेट में ये पूछा जाता है, नेट में कई बार इसको पूछा गया है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? हम अपने घर में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉर्न स्टार्च प्लस अम्ल, ये
3 चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है ना उसमें सिर्फ़ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आपको डिफ़रेंस समझ में आ गया होगा। जो बेकिंग पाउडर है, ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर में क्या होता है और बेकिंग सोडा में क्या होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसमें सिर्फ़ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही होता है, साथ में कॉर्न स्टार्च प्लस एसिड पाया जाता है, ठीक? तो ये दोनों पॉइंट को मैंने साथ में रखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। अगला है प्यूरी। अब ये प्यूरी क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ को दबाकर या स्वेच्छा से छानकर गाढ़ा तरल पदार्थ रूपी पेस्ट जो हम खाद्य पदार्थ को अगर हम जो उनको दबाकर या छानकर जो गाढ़ा तरल पदार्थ बचता है ना वही आपका होता है प्यूरी। ठीक। अगला है आपका राउस। राउस क्या है? आटे एवं वसा का प्रयोग सूप एवं सॉस को गाढ़ा प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? आटे एवं वसा का प्रयोग, जैसे आपको सूप हो गया या फिर सॉस हो गया, उसको अगर आप गाढ़ा कर रहे हैं और गाढ़ा करने के लिए उसमें आप आटे का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप उसमें फैट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? आपका रॉस कहलाता है। ठीक? अगला पॉइंट है आपका मदर सॉस। अब ये मदर सॉस क्या होता है? मदर सॉस वो होता है आधारीय सॉस को मदर सॉस कहते हैं। इनकी सहायता से अन्य सॉस बनाए जाते हैं, जैसे रेड सॉस, होलैंडरेज़, वाटर सॉस, बटर सॉस। ये क्या होते हैं? ये सारे मदर सॉस से ही बनाए जाते हैं। अभी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा। चलिए हम इसको एक सिंपल सा समझते हैं। जैसे आपके घर में शादी वगैरह है, तो शादी वगैरह में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो तड़का होता है, तो उसको हम तड़के सारे एक साथ बना लेते हैं। तड़के हो गया या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हम मसाला बनाते हैं, जैसे जो आपकी मसाले वाली सब्जियाँ बनानी है, मसाला उसका हम एक साथ सारा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जब आपको जो-जो सब्ज़ी बनाना है, उसमें जो आपको एक्स्ट्रा डालना है वो डालकर आप उसको अलग कर सकते हैं। जैसे फ्लेवर अलग डाल सकते हैं, कलर अलग से डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो हम तड़का पहले तैयार कर रहे हैं ना, वो आपका होता है यहाँ पर, जैसे हम मदर सॉस की बात कर रहे हैं वही होता है। जो सॉस होता है पहले हम उसको बना लेते हैं, फिर उसमें कलर अलग से डाल के, उसमें अलग से टेक्सचर उसको डाल के, उसमें जो है आप अलग-अलग चीज़ों का प्रयोग करके हम उसको अलग-अलग सॉस बनाते हैं। तो जो आपका आधारीय सॉस होता है, वही आपका मदर सॉस होता है। अब आधारीय सॉस का मतलब आपको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो हमने बताया, जैसे कि कई प्रकार की सब्ज़ी बनाने के लिए हम जो तड़का तैयार करते हैं ना, तड़का तो हम एक साथ तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बाद में अलग-अलग सब्जियों का प्रयोग करके हम अलग-अलग सब्जियों को बनाते हैं। तो वैसे ही आपका मदर सॉस होता है, वो आपका एक साथ ही बन जाता है, फिर बाद में उसमें हम अलग-अलग चीज़ें डालकर अनेक प्रकार के सॉस को तैयार करते हैं, ठीक? अब अगला है आपका कंपोट। अब ये कंपोट क्या होता है? तो फ्रूट की चाशनी के साथ पकाना, जो फल होते हैं उनको हम जब चाशनी के साथ पकाते हैं तो वो आपके कहलाते हैं कंपोट। जैसे जैम जेली के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो हम उसके जो गुद्दे होते हैं, गुद्दों को चाशनी के साथ पकाते हैं। आपने जब खाद्य पदार्थ, फलों से बनने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था हर फ्रूट में कि हम इसको चाशनी के साथ पकाते हैं। तो जो आप फल को चाशनी के साथ पका रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंपोट, ठीक? अगला है आपका स्टॉक वाटर। अब ये स्टॉक वाटर क्या होता है? तो किसी खाद्य पदार्थ को, जैसे मीट हो गया, बोन हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल हो गया, आदि को पानी के साथ पकाना विदाउट स्पाइस। मतलब अगर किसी खाद्य पदार्थ को आप जो है पानी के साथ पका रहे हैं बिना मसाले के, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका स्टॉक वाटर। इसके बाद जो पानी तैयार होता है वो आपका स्टॉक वाटर होता है।
मतलब आपको समझ में आया? जैसे मान लेते हैं आप ले लीजिए अनेक प्रकार की सब्जियाँ ले लीजिए और जब उन सब्जियों को आप पानी में डालकर उबाल रहे हैं लेकिन उसमें आप मसालों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब वो सब्जियाँ हो गई, चाहे वो आपके मीट हो गया, बोन्स हो गए और फिश हो गए, इन सारी चीज़ों को सिर्फ़ सब्जियों की बात नहीं है। आप किसी को भी जब आप एक प्रकार से सूप मान लीजिए इसको, ठीक? तो ये क्या होता है, तो जब ये पकाते हैं जो इनसे पानी तैयार होता है ना, वही आपका होता है स्टॉक वाटर, ठीक? अगला है आपका वे वाटर। अब ये क्या होता है? तो जौ के पानी का प्रयोग करना। जौ का पानी क्यों पनीर फाड़ा जाता है जो उसका पानी, जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी कहलाती हैं वे वाटर कहलाती हैं। अगला है आपका जेस्ट। जेस्ट क्या होता है? तो संतरे और नींबू की पतली गोल कटी हुई रिंग, मैंने थंबनेल पर लगाया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से भी आप कई चीज़ों को देख सकते हैं। तो जेस्ट का क्या मतलब होता है कि संतरा हुआ और नींबू हुए, तो इनकी जो पतली गोल-गोल रिंग काटी जाती है ना, वही आपकी हो जाती है जेस्ट कहलाता है, ठीक? तो आपने देखा जेस्ट का मतलब समझ लिया। अब अगला पॉइंट जो है आपका वो आ जाता है नीड। अब ये नीड क्या होता है? तो आटा मारने की प्रक्रिया जिसमें हल्के हाथों से पानी के छींटे धीरे-धीरे आटे में डाली जाएँ और उससे गोलियाँ बनाई जाएँ, वही आपका कहलाता है ये नीड होता है। तो आटा गूँथने की प्रक्रिया क्या होती है? आटा गूँथने की प्रक्रिया ये होती है कि आप उसे हल्के हाथों से उसमें पानी का छींटा डालें और आटा गूँथते चले जाएँ और जिससे क्या हो, जिससे उससे लोइयाँ बनाई जाएँ। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है नीड। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्या करते थे, हम जब बचपन में पहले जब छोटे थे, जब आटा गूँथते थे तो कैसे गूँथते थे? ये हो गई हमारी थाली, ये हो गया हमारा यहाँ पर आटा फैला है। आटे को हम क्या करते थे, पहले कुआँ बनाते थे, कुएँ में हम पानी डालते थे, उसके बाद कुएँ को ढक देते थे, फिर साइड-साइड से छेद कर देते थे। क्यों? ताकि पानी बहे और हमें बहुत मज़ा आता था। कितने लोगों ने ऐसा किया है सच में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक? तो हमारा आटा गूँथने का प्रोसेस क्या था? ये रहता था कि हम पहले कुआँ खोदेंगे, कुएँ में पानी डालेंगे, कुएँ को ढकेंगे, फिर उसके बाद कुएँ को फोड़ देंगे और उसके बाद थोड़ी देर मज़ा लेंगे, डाँट खाएँगे, फिर आटे को गूँथ लेंगे, है ना? यही तो करते थे पहले। तो लेकिन क्या होता है, नीड क्या होता है? तो नीड का मतलब ये होता है आटा मारने की प्रक्रिया जिसमें हल्के हाथों से पानी के छींटे धीरे-धीरे आटे में डाले जाएँ और उससे गोलियाँ बनाई जाएँ। मतलब इस तरह से आप आटे को गूँथ कर जब उसकी लोइयाँ बनाते हैं तो वो आपका कहलाता है नीड कहलाता है, ठीक? अगला आ जाता है आपका सेशन। सेशन क्या है? तो खाद्य पदार्थों के एरोमा मतलब महक और फ्लेवर को प्रयोग कर स्वाद व सुगंध में वृद्धि करना, ठीक? क्या करना कि जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, आपने देखा है खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं, उनका महक लाने के लिए, उसमें फ्लेवर डालने के लिए जो आप स्वाद और सुगंध में वृद्धि करने के लिए जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं ना, वही आपका कहलाता है, सेसन कहलाता है, ठीक? तो आपने देखा होगा जैसे आप डालते हैं क्या बोलते हैं उसको जिससे सब्ज़ी पूरी रेड-रेड हो जाती है, तेल जैसी जैसे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा तेल है शायद कश्मीरी मिर्च बोलते हैं या फिर रत्नजोत ऐसे ही कुछ नाम है उसका, तो उसको डालते हैं या फिर आप भोज्य पदार्थ में क्या डालते हैं, कुछ भी महक के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, उनमें फ्लेवर के लिए अलग से प्रयोग करते हैं, तो यही आपका होता है सीज़न होता है, ठीक? सेशन अगला है आपका टॉस। टॉस क्या है? झटके के साथ बर्तन सहित खाद्य पदार्थों को कंटेनर से पलटना। ये मैंने लगाया है आपका थंबनेल पर ये जो इमेज है मैंने लगाई है। आप इसको ये देखिए जब हम कोई चाइनीज़ फूड बनाते हैं, या हम तो नहीं बना पाते हैं, हम बनाएँगे तो क्या होगा जो हम उछालेंगे ना खाद्य पदार्थ को वो सारे हमारे कंटेनर में नहीं ज़मीन पर आकर पड़ेंगे, ठीक? तो जो आपने देखा होगा
बनाते हैं, जैसे जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो उसमें सब्जियाँ डालते हैं, जो तड़का लगाते हैं उसको कैसे ऐसे उछालते हैं। तो जैसे ये आपका पैन हो गया और उछालते हैं तो यहाँ तक जाता है, उसके बाद सीधे सारा जो उनका मटेरियल होता है, उन्हीं के पैन में आकर गिरता है। तो ये जो गिरने का प्रोसेस होता है, अपने ही कंटेनर में वापस ले लेने का प्रोसेस होता है, ये होता है टॉस। आप देखे होंगे, बाज़ार में जाते होंगे जब, तो आपने देखा जैसे फ्राई राइस वग़ैरह हो गया बनाते हैं, तब भी क्या करते हैं वो लोग, तो वो लोग जो खाद्य पदार्थ होता है उसको जो है उछालते हैं, उछाल-उछाल कर उसको पकाते हैं। उसमें ऑयल की मात्रा कम रहती है, लेकिन उसको उछाल-उछाल कर पकाते हैं, ठीक? तो ये आपका होता है टॉस। अगला होता है पोरेज। अब ये पोरेज क्या होता है? तो पोरेज वो होता है जैसे किसी भी अनाज को दूध में मिलाकर पकाया जाना। आपने ऐसा ही सबसे पहले देखा था पायसम के बारे में। पायसम में आपने क्या देखा था कि जब आप किसी भी दाल को आप दूध में मिलाकर पका रहे थे, तो वो कहला रहा था पायसम। लेकिन जब यहाँ पर किसी भी अनाज को, कोई भी अनाज हो, अनाज को जब आप दूध में मिलाकर पकाते हैं, तो वो कहलाता है पोरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? पोरेज कहलाता है। तो पोरेज और पायसम लगभग वही कही जा रही हैं बातें, लेकिन वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर दाल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अनाज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक? अगला पॉइंट है और शायद आज का लास्ट पॉइंट है। क्या है? तो ये आपका आ जाता है मिलेट। मिलेट्स क्या है? तो अनाजों का मिश्रण या 2 से अनाजों का मिश्रण 2 या 2 से अधिक अनाजों को एक साथ मिलाना। मतलब जो ये मिलेट्स है ना, ये क्या होता है, अनाजों का मिश्रण होता है। अब इसमें 2 या 2 से अधिक अनाज मिले होते हैं, जैसे जैसे सत्तू हो गया। सत्तू क्या होता है? सत्तू में हम कई चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे एक तो आपका होता है जौ, शायद जौ से ही बनता है। हाँ, जौ होता है, उसमें मटर डालते हैं या फिर चना डाल देते हैं। तो ये इसमें 2-3 चीज़ें हम डालकर सत्तू को बनाते हैं। तो ये क्या होता है? ये होते हैं मिलेट्स कहलाते हैं, ठीक? तो हमने जितने भी आज चर्चा किए कितने रहे होंगे, 40-45 जो भी रहे होंगे, आप इन्हें रट डालिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप जो ये नाम दिए गए हैं ना, उसको आप जाकर गूगल पे देखिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और अगर यहाँ पर मैं नहीं समझा पा रही हूँ चीज़ों को, तो आप वहाँ से आसानी से समझ जाएँगे। अब यहाँ पर मैं सामने तो हूँ नहीं कि आपको जैसे एक होता नहीं है कि हम हाथ से इशारा करके आपको चीज़ें दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, या मेरे आस-पास में वो चीज़ें हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन ऐसे में क्या है कि मैं फ़िगर नहीं लगा सकती हूँ यहाँ पर। कितना फ़िगर लगाऊँगी? 40-45 फ़िगर गूगल से खोज के लाना, यहाँ पर लगाना आसान काम नहीं है, तो बहुत टाइम भी लग जाता है और आपका भी बहुत टाइम यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर जो चीज़ें वैसे मैंने कोशिश की है, हर चीज़ को आपके आस-पास के जो उदाहरण हैं, उनसे समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने कि चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। लेकिन मुझे पता है कि इसमें से 2-4 चीज़ें, 10 चीज़ें ऐसी भी होंगी, जो आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, नहीं समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग को नहीं समझ में आ रही, तो आप इसे रट सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएँगी, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। कल का जो हमारा जब कल की हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो किचन टर्म होते हैं, मतलब जो हम किचन में टर्म को यूज़ करते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, कल हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।